Hello students, welcome to Aryan पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का 9 सैम्पल पेपर, और वो भी इस बुक का. ये बुक किसकी है आपको पता है? ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, और इसमें पूरे के पूरे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं. इसके साथ जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया था वो भी दिया हुआ है. तो बच्चों, हम लोग इसी बुक से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और सैम्पल पेपर सब इसी में दिए हुए हैं. ठीक है, तो बेटा आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर 9. इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने अलग तरीके के क्वेश्चन हैं. जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़े हैं उससे ये कितना डिफरेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बेटा यही वो बुक है जिससे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं जो हमने अभी आपको दिखाया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने पेपर पे. तो सी, ये है पेपर का पहला इंस्ट्रक्शन. आपको पता ही होगा इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है. भाई अभी तक तो चीजें लर्न हो गई होंगी कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं. सो नाउ अगर बात करें बायोलॉजी के पेपर की, तो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. पूरे पेपर में 60 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको करने होंगे सिर्फ 50 क्वेश्चंस, लेकिन हर अलग अलग सेक्शन से. सी, सेक्शन ए जो है इसमें 24 क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन. सेक्शन बी में भी सिर्फ 24 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन. सेक्शन सी में लेकिन 12 क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पता है टाइम कितना दिया गया है आपको? 1.5 घंटे 90 मिनट्स का टाइम आपको अलाउ किया गया है, और मार्क्स जो है दैट इज ऑफ 35 मार्क्स. ठीक है बच्चों, तो आपको पूरे के पूरे कोशिश करने हैं कि आपके पूरे 35 मार्क्स आ जाएं इस पेपर में. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई सेक्शन ए की तरफ. देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. यहाँ भी कुछ स्पेसिफिकली सेक्शन ए के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है. लेट्स सी व्हाट. सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन. वी ऑल नो दैट. अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं. जो पहले अटेम्प्ट किए हुए 20 क्वेश्चन होंगे उन्हीं का इवैल्यूएशन होने वाला है, इसके बाद का नहीं होने वाला है. यू नो दैट? ओके फाइन. सो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखते हैं हम लोग. विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स डिफर फ्रॉम इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इन हैविंग. कह रहे हैं विंड, जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन विंड करता है वो प्लांट्स डिफर होते हैं इंसेक्ट्स से, जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट करता है. क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है भाई, इंसेक्ट्स को क्या चाहिए होता है? इंसेक्ट्स को थोड़े कलरफुल चाहिए होते हैं. जो फ्लावर्स कलरफुल होते हैं उन्हीं का वो पॉलिनेशन करते हैं, जिनमें थोड़ी फ्रेगनेंस होती है जिससे वो थोड़े अट्रैक्ट हो पाए. जबकि विंड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है. स्मॉल पेटल एंड स्टिकी पॉलन, small colored petal and heavy pollen, colored petal and large pollen, no petal and light pollen. So wind से जो pollen grains आते हैं they are light. तो simply यहाँ पे क्या होगा बेटा? no petal and light pollen. petal की कुछ खास requirement नहीं है क्योंकि यहाँ पे attraction नहीं करना है, attract नहीं करना है insects को. ओके, सो बेटा आ गया आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में. ओके, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल एज ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ए बी और सी डी का नाम बता के. अब चलो देखते हैं ए क्या है भाई. तो सिंपली दैट इज सीड कोट. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. ए क्या है? सीड कोट है आपका. ओके, देखो बेटा बी क्या है, यहाँ पे देखो दैट इज बी, और ये क्या है? एंडोस्पर्म. क्लियर? नाउ अगर बात करें सी की, तो सी क्या है? दैट इज कॉटिलेडॉन. ये है कॉटिलेडॉन और ये है हाइपोकोटाइल. अब चलो जरा देखते हैं हमें ए पे सीड कोड कहाँ मिलता है. तो यहाँ देखो सारे में ए पे सीड कोड दिया हुआ है. सारा तो आंसर सही नहीं होगा, कोई एक ही आंसर सही होगा. ओके, ए से काम नहीं चलेगा. बी पे देखते हैं. तो बी पे हमें क्या मिला है? एंडोस्पर्म. ये यहाँ पे एंडोस्पर्म मिला. फिर सी पे आपका कॉटिलेडॉन और डी पे हाइपोकोटाइल. मिल गया आंसर. यही आपका सही आंसर है. क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. ओके,
सी ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पॉलन एट द 60% ऑफ जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये अपने पॉलन्स को शेड कर लेते हैं कब, 2 सेल्ड स्टेज पे। बाकी जो रिमेनिंग 40% होते हैं ये 3 सेल्ड स्टेज पे करते हैं। तो लेट्स सी, ये देखो आपको मिल गया 2 सेल्ड स्टेज, है ना। 1 वर्ड आंसर था, डायरेक्ट आंसर था, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं था। तो ये प्रोसेस होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया है चौथा क्वेश्चन। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों प्रेफर किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, वैरायटी चेंज नहीं हो पाती, सेम वैरायटी रहती है, और क्रॉस पॉलिनेशन में वैरायटी चेंज हो जाती है। So see, it is easy. It result in a bitter offspring. The new variety of form parthenogenesis can be induced. यहाँ पे ये बताना है। सिंपली आपको पता है न्यू वैरायटी जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं। मतलब जैसे अगर आजकल आप देखो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो हर मौसम आपको मिलती है, लाइक बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, टमाटो एग्जांपल ले लीजिए, वो हर सीजन आपको मिलता है। बिकॉज क्यों मिलता है, ये तो सिर्फ ग्रो करता है विंटर सीजन में, इसलिए मिलता है बेटा कि इसमें कुछ चेंजेस करवाए गए हैं ताकि ये किसी भी सीजन में ग्रो अप कर जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, बहुत ज्यादा वैसा ना हो कि एकदम से खराब हो जाए। इसलिए तो हमें एक नई वैरायटी मिली जो कि रिक्वायर्ड भी था, ठीक है। सो न्यू वैरायटीज आर फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब सी, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपका डायग्राम बगल में दिया हुआ है, डायग्राम देख लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द गिवन डायग्राम ऑफ 2 प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, 2 प्लांट है सेम स्पीशीज के, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग P1 एंड P2। हमें सही स्टेटमेंट बताना है ये P1 और P2 के लिए। देखो P1 में क्या हो रहा है और P2 में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस पहले आप देखिए, फिर आप इसका आंसर करिए कि क्या सही होगा। सी, P1 में क्या हो रहा है बेटा, गाइटेनोगैमी हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ही प्लांट है, फ्लावर अलग अलग है, तो एक ही प्लांट पे अगर फ्लावर अलग अलग है और वहां से एक से पॉलन ग्रेन उठ के दूसरे पे चला जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गाइटेनोगैमी। बट अगर बात करें ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, अगर इस पे से दूसरे पे पॉलन ग्रेन चला गया है जो कि सेम स्पीशीज का है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या स्पीशीज, हाँ सेम स्पीशीज है, तो उसे हम लोग कहते हैं जिनोगैमी, ठीक है। सो P1 क्या है आपका, गाइटेनोगैमी, और P2 क्या है, जिनोगैमी। नाउ लेट्स सी आंसर। P1 रिप्रेजेंट गाइटेनोगैमी एंड P2 रिप्रेजेंट ऑटोगैमी। तो P2 ऑटोगैमी नहीं है, P1 डेप्सिट्स और जिनोगैमी एंड P2 रिप्रेजेंट गाइटेनोगैमी, ये भी नहीं है। P1 डेप्सिट्स गाइटेनोगैमी एंड P2 रिप्रेजेंट जिनोगैमी, ये आपका सही है। बट P1 रिप्रेजेंट ऑलोगैमी एंड P2 डेप्सिट्स ऑटोगैमी, ये भी नहीं है। अगर हम लोग कोड मैच कराएं तो कौन सा आंसर सही होगा, ओनली थर्ड। क्लियर है? ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये श्योर है, आपको पता चल चुका होगा अभी तक। इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद इतनी तो श्योरिटी आ गई होगी कि डायग्राम बेस वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपसे क्या पूछा जा सकता है। सो पॉलिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ड्रॉ करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, और यहां पे क्या कह रहे हैं, सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे कह रहे हैं मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट इज ट्रू। Semen is a collection of secretion from the seminal vessel, prostate gland, copper gland and sperms from testes, ये भी सही है। यहाँ पे फिर थर्ड लिख रहे हैं, the secretion of prostate gland also help in lubrication of penis। तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना, जो secretion होता है prostate gland से नहीं होता, जो secretion होता है that is from the bulbourethral gland, वो हेल्प करते हैं पीनस के ल्यूब्रिकेशन में। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, इट मींस आपका ये वाला कोड मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर पूछा है, इनकरेक्ट नहीं। इनकरेक्ट पूछता तो आपका थर्ड सही हो जाता, ठीक है। सो 1 and 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
सो सी यहाँ पे भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। देखो कहीं ना कहीं मतलब अगर मैक्सिमम हम लोग देखें तो डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, हर जगह आना है ना बेटा। नाउ सी the given figure shows a schematic representation of a menstrual cycle in human female. Identify the three phase A, B, C of menstrual cycle. यहाँ पे ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? menstrual cycle का, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फेज सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम देख लो बेटा, A, B, C के सेक्शन में डिवाइड है 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5, यहाँ से ये साइकिल बिगिन हो रही है, साइकिल बिगिन्स हियर। तो 1 to 5 बी दिया हुआ है, 6 to 14 आपका सी दिया हुआ है, और 15 to 28 ये आपका ए दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही होगा। सिंपल ही चीज है, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे देखो बी की अगर बात करें तो 5 डेज का पीरियड क्या होता है? दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो 5 डेज जो होते हैं दैट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद कह रहे हैं 6 to 14 डेज में क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं? वो एंड अप होते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में। नहीं, जो ये क्या कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज से वो एंड अप हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है आपका सेक्रेटरी फेज। मतलब अगर बात करें तो बी जो है आपका वो मेंस्ट्रुअल फेज है, सी जो है आपका दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, और ए जो है आपका दैट इज सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, और सी क्या है? दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? ऐसे डायग्राम आएगा, आई होप आप लोग कर लोगे। चलो मैच कराते हैं। ए पे सेक्रेटरी फेज, तो यहाँ देखो यहाँ पे मिल रहा है, फिर बी पे क्या मिल रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज, और सी पे क्या मिल रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये देखना है आपको, और सही आंसर बताना है। ओके, सो कह रहे हैं वासा इफ्रेंशिया आर द डक्टल्स दैट लीड फ्रॉम। वासा इफ्रेंशिया कहाँ से कहाँ लीड करते हैं ये बताना है। सी रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस ये होता है। ओके, ये क्या करते हैं? स्पर्म को कंडक्ट करते हैं, और रेटेटेस्टिस से वास डिफरेंस में स्पर्म्स को फ्लो कराते हैं। मतलब एक नेटवर्क का काम करते हैं जिससे स्पर्म फ्लो हो जाए। तो यहाँ पे देखो आपका पहले दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस, बी दिया रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस। क्लियर? ये सही आंसर है आपका। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बेटा या कंफ्यूजन हो तो वहां पे आप पूछ लेना, आई विल आंसर इट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Why cannot a woman get pregnant again during pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन फिर से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन दिया है, a woman ovulate during pregnancy but the oviduct are plugged with protective mucus to prevent sperm from entering. High level of HCG in woman body kills sperm. A woman cannot have intercourse during pregnancy due to the presence of protective mucus plug that develop in the cervix. और high level of estrogen and progesterone secreted by the corpus luteum or placenta during pregnancy inhibit the secretion of gonadotropin and prevent ovulation. यही तो होता है। जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब जो हाई लेवल के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये सिक्रीट होते हैं बाय द कॉर्पस ल्यूटम या फिर प्लेसेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो इनहिबिट कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन को, जो कि LH और FSH होते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ओवल्यूशन जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? ठीक है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ पूछा जा रहा है टेक्निक के बारे में शायद। लेट्स सी क्या पूछा जा रहा है टेक्निक यहाँ पे। The given figure represent locations in human female reproductive system that are affected by different birth control measures. Identify them and select the correct
ऑप्शन। इसमें से देखो यहाँ पे जो फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हमें करेक्टली बर्थ कंट्रोल मेजर्स बताने हैं कि करेक्ट क्या होगा। नाउ सी, 4 दिए हुए हैं PQRS, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या होगा। तो अगर बात करें हम लोग P की, P क्या है बेटा, यहाँ पे ओवरी है, तो ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन ना हो इसके लिए क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे एग का प्रोडक्शन ना हो। सो P पे आपका हो जाएगा बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, इसके बाद आते हैं Q पे। तो Q पे क्या होगा बेटा, यूट्रस है तो वहां पे क्या होगा, कॉपर टी इंसर्ट कर दिया जाता है वहां पे। इसके बाद है R पे क्या होगा, R है फेलोपियन ट्यूब। अब सी, फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, उस वहां पे ट्यूबेक्टोमी अप्लाई करते हैं। इट मींस कि ट्यूब को कट करके, फेलोपियन ट्यूब को कट करके और टाई अप कर दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे होगा ट्यूबेक्टोमी। कभी कभी मतलब ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में कंफ्यूजन हो जाती है, हमें भी कभी कभी हो जाती है। सो शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं तो वहां पे आपको अगर फीमेल बॉडी में है तो ट्यूब को कट किया जाता है, सो देयर इज ट्यूबेक्टोमी। और मेल बॉडी में वासा यूज किया जाता है ना, उसको कट किया जाता है, तो वहां पे वेसेक्टोमी। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। नाउ बात करें एस पे, तो एस पे आपका क्या होगा, डायफ्राम। ओके, तो ये हो गया डायफ्राम। ना अगर मैच कराएं तो पी पे है आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओके, तो अब चलते हैं क्यू पे, देखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। क्यू पे है आपका कॉपर टी, यहाँ पे है, इसका मतलब कि सी नहीं होगा आपका, बी होगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉपर टी, आर पे आपका ट्यूबेक्टोमी और एस पे डायफ्राम। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। Which of the following factor can cause problem related to reproductive health? Misuse of amniocentesis, myths and misconception regarding to sex-related aspects, congenital or acquired infertility, all of the above. तो यहाँ पे देखो जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, प्रॉब्लम्स जो लिखी हुई हैं, इन सब की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिसयूज, अगर एमनियोसेंटेसिस का भी मिसयूज करते हैं तो उससे भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। मिथ और मिसकंसेप्शन, अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कंजेनाइटल एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी से भी प्रॉब्लम हो सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इन F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल टॉल प्रोजेनीज एंड द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज 3:1। देन इट डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करेंगे ये आपको बताना है। देखो क्या होता है इसमें, जब एलिल्स यहाँ पे जो F1 जनरेशन में प्रोजेनीज थी तो जो इन्होंने रेशियो दिया था उसमें मिक्सअप नहीं हुआ था, मतलब सारे फैक्टर्स अलग अलग थे, एक टाइम पे वो खुद को शो कर रहे थे, मिक्सड अप नहीं हुए थे। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसे मेंडल साहब का हम लोग फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, डायरेक्ट आपसे ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जाए कि ये किसका लॉ है या कौन सा लॉ यहाँ अप्लाई होगा, लाइक दिस। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। Which of the following is true about linkage? इसमें से हमें सही सही बताना है कि कौन सा लिंकेज के लिए है। It is a phenomena in which more recombinants are produced in F2 generation, more parental combination are produced in F2 generation, genotype which were present in F1 hybrid reappear in high frequency in F2 generation. It is a phenomena in which two chromosomes are linked. बहुत सिंपल चीज है, कौन सा ट्रू है लिंकेज के लिए, जो मोर पैरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। ठीक है, बाकी जो चीजें दी हुई हैं ये एक फिनोमेना है जिसमें मोर रिकॉम्बिनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, ये भी गलत है।
जीनोटाइप विच वे प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड, ओवरऑल अगर बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही मिला है, दैट इज रिलेटेड टू लिंकेज, यानी कि अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो ओनली वी गेट सेकंड। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, अभी देखो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था है ना सेल्फ पॉलिनेशन का, वो क्या करता है अपनी वैरायटी को मेंटेन रखता है, प्योर ब्रीडिंग रखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन से होगा ना, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ही स्टेबल ट्रेट हमें मिल पाएंगे, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। वैरिंग ट्रेट इन डिफरेंट जनरेशन ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, उससे तो प्योरिटी आएगी नहीं, ट्रू ब्रीडिंग नहीं मिल पाएगी। सिंगल ट्रेट इन ऑल जनरेशन इज ड्यू टू ऑलोगैमी, वैरिंग ट्रेट इनहेरिटेंस इन अ सिंगल जनरेशन ड्यू टू गाइटेनोगैमी। सो फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन की ही वजह से देखो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन या प्योर वैरायटी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं अक्रॉस इज परफॉर्म्ड ऑन वीट प्लांट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन कलर इन प्रोजेनी, एक क्रॉस करवाया गया वीट प्लांट में फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन कलर की प्रोजेनी को जानने के लिए, ग्रेन के जो कलर्स थे उनके लिए। फॉलोइंग द क्रॉस AABBCC डार्क कलर एंड AABBCC लाइट कलर इन F2 जनरेशन, लेस देन 5% प्रोजेनी इज लाइकली टू रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, दिस क्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है ये जो क्रॉस है ये किसका सही एग्जाम्पल है। नाउ सी यहाँ पे दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये एक टाइप का इनहेरिटेंस होता है जिसमें जो ट्रेट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कम्यूटेटिव इफेक्ट, किसका, जीन्स का, बहुत सारे जीन्स का वो कम्यूटेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे ना इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट अगर आपने सही पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। घुमा फिरा के वही पूछेगा और क्या पूछेगा, 2-4 चीजें, 5 ही चैप्टर है उसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा और क्या पूछेगा। लिंक जीन दैट वेयर ऑब्जर्व बाय मॉर्गन वेयर प्रेजेंट ऑन, लिंक जीन जो होते हैं जो मॉर्गन साहब ने प्रेजेंट किया था उसमें क्या थे। सो ये एक हाइपोथेसिस दी गई थी जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम थे ना वो प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो कंट्रोलिंग आई कलर होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, और आपको पता है एक्स और एक्स फीमेल में होते हैं और एक्स और वाई मेल में होते हैं। क्लियर, तो एक्स क्रोमोसोम, लिंक जीन्स दैट वेयर ऑब्जर्व बाय मॉर्गन वेयर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके सी, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, जितना बड़ा दिख रहा है उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अ होमोजाइगस टॉल प्लांट टी bearing red flower is crossed with a homozygous dwarf plant bearing white flower R. What is the dihybrid ratio of the cross and the phenotype in F2 generation? सिंपली बेटा इसमें अगर आप क्रॉस करवा लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनके पेरेंट गैमेट की, तो पेरेंट गैमेट क्या होंगे ये, और फिर ये बनेंगे। अब इनसे अगर हम लोग गैमेट्स बनाते हैं तो आपको कौन कौन से गैमेट्स मिलेंगे, ये गैमेट मिलेंगे, इसके बाद आपको मिलेगा ये और ये। अब इनका अगर क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। आप अपनी कॉपी पे करिए इसको और देखिए क्या आता है। इन चारों का अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या मिलेगा देखो, दैट इज श्योर, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं टॉल एंड रेड, टॉल एंड व्हाइट, डॉर्फ एंड रेड एंड डॉर्फ एंड व्हाइट। यहाँ पे कह रहे हैं टॉल एंड रेड, टॉल एंड व्हाइट, डॉर्फ एंड व्हाइट और डॉर्फ एंड रेड। तो ये और तो लगेगा नहीं, एंड लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो आपका जो बी वाला है, टॉल एंड रेड, टॉल एंड व्हाइट, डॉर्फ एंड रेड एंड डॉर्फ एंड व्हाइट, ये ही मिलेगा आपको। ओके, सो 9:2, ये 9 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे और ये 1 मिलेगा। क्लियर,
चलिए, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी करेक्ट होगा। ना मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज अ ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होने वाला है। सी, अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ ATUG, A प्लस T प्लस U प्लस G। एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ये तो सही लिखा हुआ है। लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। पिच ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स कि आपको खाली यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, और इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ A प्लस T प्लस U प्लस G। देखो डीएनए क्या होता है, 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक होते हैं नाइट्रोजनस बेस, दूसरे होते हैं राइबोज शुगर, और तीसरे होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अब जो ये डीएनए होता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है एडेनोसिन, थाइमिन, यूरेसिल और ग्वानिन, जबकि होता क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यही तो 2 चीजें होती हैं, प्यूरिन में क्या होता है और पिरिमिडिन में क्या होता है, बताइए। प्यूरिन की अगर बात करें तो यहाँ पे एडेनोसिन और ग्वानिन होता है, एडेनोसिन प्लस ग्वानिन। और पिरिमिडिन की बात करें तो यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। सो ये आपका गलत है, और अगर आंसर हम लोग चेक करें तो आपका फर्स्ट जो होगा वही सही होगा, ओनली 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वो ओको एंजाइम। ये क्यों हुआ था, क्योंकि देखो जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम कुछ और था, बट सर्वो ओको की लैब में हुआ था, ये एक साइंटिस्ट थे, इनकी लैब में होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सर्वो ओको एंजाइम। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये तो छोटा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल है लेकिन सोच में आप पड़ जाओगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुरंत कर लिए होंगे। ओके, तो बेटा कमेंट करके बताइए कितने लोग सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने लोगों के कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। नाउ सी, ड्यूरिंग चेन elongation formation of peptide bond between carboxyl group of first amino acid and amino group of second amino acid by किससे होता है वो आपको वो बताना है। तो ये किससे होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से होता है। सी, चेन elongation के टाइम में जो फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, कार्बोक्सिल ग्रुप फर्स्ट अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, वो किससे मतलब किससे जुड़ेंगे, सो दे विल अटैच टू पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्लियर? करेक्ट आंसर है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब 1 वर्ड आंसर है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है उसमें कि करना क्या है, सोचना क्या है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आरएनए। आरएनए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। एमआरएनए कैरी कोड इन्फॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। rRNA bind to tRNA to catalyze the formation of phosphodiester bond. Genomic RNA is always single stranded, or synthesis of rRNA occur in cytoplasm by RNA polymerase III. करेक्टली आपको बताना है बेटा कि कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है mRNA जो होते हैं ये कैरी करते हैं कोड इन्फॉर्मेशन फॉर द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, यही सही लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं rRNA बाइंड टू tRNA, तो rRNA क्या बाइंड करते हैं tRNA से, rRNA किससे बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं प्रोटीन से। ओके ये तो गलत हो गया। जीनोमिक आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड। जीनोमिक आरएनए जो होता है ये हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड होता है पर कभी कभी डबल स्टैंडर्ड भी हो जाता है। इसके बाद कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ rRNA अकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में नहीं होता है भाई, न्यूक्लियोलस में होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, मतलब आपका ऑप्शन ए ही सिर्फ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो देखो क्या दिया हुआ है। फ्यू स्टेप्स कह रहे हैं, कुछ स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस आर गिवन बिलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डज tRNA पार्टिसिपेट। किसमें tRNA पार्टिसिपेट करता है ये भी बताना पड़ेगा अब आपको। देखो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय बाइंडिंग विद अमाइनो एसिड
tRNA सिंथेटेज एंजाइम, इसमें तो पार्टिसिपेट करता है। एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें भी करता है। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, इसमें भी करता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इनटू RNA, इसमें नहीं करता, इसमें tRNA पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही है। नाउ अगर आंसर चेक करें, कोड्स मैच कराएं तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लिखा हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका सही है। ठीक है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैच कराना होगा या कुछ लिखना होगा। देखते हैं क्या करना है। The given diagram of the lac operon showing an operon of inducible enzyme, identify component and enzyme A, B, C, D and E. हमें ये और ये बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे फिल करना है मतलब। चलो देखते हैं। जो यहाँ पे देखो A पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ लैक ओपेरॉन है, दैट इज श्योर कि ये लैक ओपेरॉन है ना, लिखा भी है भाई, कंफ्यूजन क्यों होना है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक mRNA, फिर ट्रांसलेशन, फिर एंजाइम्स लिखे हुए हैं। हमें एंजाइम्स के बारे में बताना है कि क्या होगा। तो अगर बात करें A पे, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? A पे आपका होगा गैलेक्टोसाइडेज, A पे आपका होगा गैलेक्टोसाइडेज। B पे आपका क्या होगा बच्चों? B पे यहाँ पे होगा परमीएज, और C पे क्या होगा? ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। बात करें अगर D पे, यहाँ देखो mRNA से अगर यहाँ पे देखते हैं तो D पे क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन, और E पे क्या होगा? इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन से होते हैं? लैक्टोज होते हैं। चलो मैच करा लेते हैं। A पे है आपका गैलेक्टोसाइडेज, ये गैलेक्टोसाइडेज, ये गैलेक्टोसाइडेज, ये गैलेक्टोसाइडेज, तीनों हमें गैलेक्टोसाइडेज मिल रहे हैं, मतलब आगे चलना पड़ेगा। अब B पे क्या है? परमीएज, परमीएज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होगा। C पे क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो ये देखो यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। D पे है आपका रिप्रेसर प्रोटीन, ये देखो यहाँ मिला, यहाँ पे D पे इन्होंने इंड्यूसर लिख दिया है, गलती कर दिया, और यहाँ पे है इंड्यूसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? आपका A करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, श्योर है, डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे और कुछ आपको फिल करना हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें कह रहे हैं Which of the following are all nucleotides? इसमें से हमें बताना है कि कौन से ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पहले दिया है एडेनोसिन, साइक्लिक एसिड, साइटोसिन। इसके बाद दिया है एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और ब्यूनाइलिक एसिड। फिर दिया है साइटोडिन, एडेनिन, एडिनाइलिक एसिड। फिर दिया है यूरासिल, थाइमिडिन, थाइमिडाइलिक एसिड। कौन से होंगे? देखो अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की तो किससे बने होते हैं? अगर इनकी बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अभी पिछला ही बताया, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, राइबोज शुगर होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें एडेनोसिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको? कहीं लग रहा है? एडेनोसिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। ये क्या है बेटा? ये उसके एसिड है, ये उसके मोनोमर्स यूनिट है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, एडेनोसिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो हो गया वो फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको पता है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे और उसके बाद आपको सेम वही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। असर्शन में कह रहे हैं Exalbuminous seed do not have any residual endosperm as it is completely consumed during development of embryo। क्या कह रहे हैं बच्चों? सी, जो Exalbuminous seed होता है they do not have any residual endosperm, क्योंकि जो ये होते हैं that is completely consumed during the development of embryo। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं wheat, castor pea and groundnut are all example of X-albuminous seed।
जो वीट कैस्टर की बात कर रहे हैं, तो वीट और कैस्टर जो होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं इनके। बट कुछ में क्या होता है कि जो लाइक पी होते हैं और ग्रेन्स होते हैं, तो इनमें जब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है तो वो एंडोस्पर्म से पूरा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर जाते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपका असर्शन जो है वो सही लिखा हुआ है, बट रीजन जो है वो गलत लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ही गलत है। तो बेटा यहाँ पे आपका कौन सा होगा? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भी असर्शन और रीजन का है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं और इसमें क्या आंसर होगा। The endometrium undergoes cyclic changes during menstruation. The myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby. ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों बातें तो सही है। जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। 3 लेयर्स होती हैं, उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। पर जो मायोमेट्रियम होता है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये भी बात सही लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रीजन जो है ये करेक्ट नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो असर्शन दिया हुआ है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। तो क्या होगा बेटा? बोथ A and R are true, but R is not correct explanation of it. अरे सिंपली देखिए, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ बेबी मतलब पार्चुरेशन की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कॉन्डोम सेफगार्ड पर्सन अगेंस्ट STD लाइक एड्स आर एंड ऑल्सो कीप अ चेक ऑन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो कॉन्डोम एक क्या करता है? सेफ गार्ड का काम करता है, जिससे इफ अगर दूसरा पार्टनर है समवन और वो अफेक्टेड है एड्स से, तो जो पहला पार्टनर है इंटरकोर्स के टाइम पे वो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी और अनवांटेड प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। क्लियर? अब नाउ दूसरी बात कह रहे हैं, सर्टेन कंट्रासेप्टिव आर प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म टू द प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बहुत सारे कंट्रासेप्टिव होते हैं, जैसे इम्प्लांट्स जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? अपर आर्म के स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, तो वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब आपकी यहाँ पे देखो 2 अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, एक तो एड्स के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्डोम के बारे में, कंट्रासेप्टिव ही है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इम्प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों बेटा क्या है? अलग अलग चीजें हैं। मतलब दोनों बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ भी नहीं दिया हुआ है असर्शन का। तो कौन सा होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। ये आपका असर्शन और रीजन का लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको असर्शन और रीजन के, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रेडी? चलिए। वाई क्रोमोसोम कॉजेज मेलनेस, सही बात है। इफ द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज मोर देन 1 फीमेलनेस डोमिनेट्स। देखो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम तो ये कह रहे हैं सही है मेलनेस के लिए, बट अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? जेनेटिकल डिजीज हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो वो फीमेलनेस को डोमिनेट कैसे कर पाएंगे? मतलब कि असर्शन आपका सही है बट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखा हुआ है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने बाकी के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे बट इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, इजी होते हैं, थोड़ा ध्यान से कर लोगे तो हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ क्लीवेज शोन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीवेज। हमें यहाँ क्लीवेज का डायग्राम दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, फिर हमें कोड्स सेलेक्ट करने हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। कह रहे हैं क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग अबाउट कंसीडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या कंसीडरेबल इंक्रीज होता है? तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फिर कह रहे हैं with more cleavage division the resultant blastomer becomes smaller and smaller। ये बात तो सही है। The blastomer and the blastocyst are arranged into 2 layer tropoblast and endometrium। endometrium कब से होने लगा भाई? inner cell
मास होता है, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। जो आउटर लेयर होती है वो ट्रोपोब्लास्ट होती है और जो इनसाइड वाली होती है जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है वो इनर सेल मास होती है। क्लियर? इसके बाद लिखा हुआ है क्लीवेज डिवीजन रिजल्ट इन अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल कॉल्ड मोरूला। तो बेटा यहाँ पे कौन सा सही मिला? सेकेंड मिला और आपको फोर्थ मिला। ये दो बातें सही हैं। अब चलिए जरा अगर हम लोग करेक्ट आंसर ढूंढेंगे तो कौन सा मिलेगा? सेकेंड और फोर्थ। यहाँ फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ, यहाँ देखिए सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर? ओके, यहाँ देखो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। बट अगर डायग्राम नहीं भी दिया होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। रिलेटेड टू डायग्राम कुछ ज्यादा नहीं था, दे दिया है तो भाई अच्छी बात है, यूज कर लेना, है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल फर्दर शूट एंड कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड। जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो आगे चल के शूट में फॉर्म हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। कॉटिलेडॉन क्या होता है बेटा? मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट जिसमें 1 सीड होंगे, डाइकॉट जिसमें 2 सीड होंगे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो प्लूम्यूल और कॉटिलेडॉन के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे भाई इपिकोटाइल कहते हैं। पढ़ा सबने होगा, दैट इज नोन एज इपिकोटाइल। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, मिड रीजन में रहता है। A botanist studying citrus noticed that citrus have embryo that were generated by apomixis. Apomixis क्या होता है? मिमिक्री करते हैं। एक बॉटनी है एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट हैं या कोई पर्सन है जिन्होंने स्टडी कर रहे हैं सिट्रस पे। उन्होंने नोटिस किया कि सिट्रस जो है उसके पास एम्ब्रियो है और जो कि जनरेट हो रहे हैं एपोमिक्सिस से मिमिक्री करने पे। दीज एपोमेक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस विल अराइज फ्रॉम। ये जो एपोमेक्टिक एम्ब्रियो है सिट्रस में ये कहाँ से अराइज होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल चीज है, ये कहाँ से अराइज होगा बेटा? मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। उसी से तो ये अराइज होगा, है ना? उसी से अराइज होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, ये मिमिक्री करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी द रूट कॉज। एक वुमेन है जो रेगुलर साइक्लिंग करती है और उनका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो क्या चांसेस, क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है? देखो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में आती है या सुनने में भी ऐसा मिलता है कि क्या रीजन हो सकता है। तो भाई किसी फिजिकल एक्टिविटी से या साइक्लिंग करने से मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम ऐसी स्पेसिफिकली नहीं आती जिसको अभी तक रिकॉग्नाइज किया हो। तो यहाँ पे सिंपल चांसेस है कि जो ओवम रिलीज हुआ होगा वो फर्टिलाइज्ड हो गया होगा, दैट्स व्हाई मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया होगा। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। सी मेंटेनेंस ऑफ हाइपर tropical endometrial lining, maintenance of high concentration of sex hormone in the bloodstream, recreation of well-developed corpus luteum, fertilization of the ovum, fertilization of the ovum, ovum जो होगा वो fertilize कर गया होगा, that's why menstruation continue नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं A childless couple want to conceive a child of their own. Which technique can be used to help them overcome this infertility? एक कपल है जिनके बेबी नहीं है, वो चाइल्डलेस हैं, वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे उनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखो क्या दिया हुआ है, वैसेक्टॉमी। ये मेल्स में होता है, इसमें क्या करते हैं? कट करके टाई अप कर देते हैं। मतलब ये एक उनको इनफर्टाइल नहीं, मतलब ये एक टेक्निक होती है जिससे गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज ना हो। ट्यूबेक्टॉमी, ये भी आपको पता है फीमेल बॉडी में होती है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। आर्ट दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? ये यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद ये हुआ ओरल पिल्स, तो ये भी फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? आर्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे कह रहे हैं गिफ्ट टेक्निक इज यूजफुल फॉर वुमेन। गिफ्ट मतलब
गैमेट्स का ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में, ये किस वुमेन्स के लिए यूजफुल है? हुज फेम्ब्राई फेल टू कैप्चर ओवम, सही बात है। इसमें क्या होता है बेटा, जो डोनर होते हैं लाइक कोई पर्टिकुलर वुमेन होंगी जो डोनर होंगी, उनसे एग, उनसे उनका ओवम लेके और जो ये वुमेन होंगी जिनके में ये अप्लाई करना है तो उनके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो एग का ट्रांसफर हो जाता है। जो कैप्चर या फेल हो जाते हैं ओवम के प्रोडक्शन करने में, who have a sperm antibody in their cervical secretion, अगर स्पर्म के लिए एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही हैं तो उनके लिए भी हो सकता है। who have at least one potent fallopian tube, एक ही पोटेंट फेलोपियन ट्यूब है तब भी। ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव। ये सारे केसेस में गिफ्ट टेक्निक को यूज किया जाता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक इसका नाम होता है, जिसमें ये यूजफुल होती है मेंस के लिए। इसमें एग का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इफ एंडोस्पर्म सेल हैज 27 नंबर, एंडोस्पर्म जो सेल है उनके पास 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर इन द डेफिनेटिव न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म क्या होते हैं बेटा, ट्रिप्लॉइड होंगे, तो 3n इक्वल टू 27, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 9, ठीक है। बट अगर बात करें 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर इन डेफिनेटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या होते हैं 2n, तो ये क्या हो जाएंगे 9 इंटू 2 दैट इज 18। डिप्लॉइड होते हैं ना, सॉरी डिप्लॉइड होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर? चलिए, वो अगर डिप्लॉइड होगा तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी तो डिप्लॉइड होंगे। ओके, क्या नेम, अ टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस, एक टोबैको प्लांट है हेट्रोजाइगस फॉर अ रिसेसिव कैरेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड, हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव द पेरेंटल जीनोटाइप। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें टोबैको प्लांट की, जो कि हेट्रोजाइगस होता है रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, अगर उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया है जिसमें 1200 सीड्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो कितने सीडलिंग होंगे जो सेम होंगे अपने पेरेंटल जीनोटाइप से, तो उसके हाफ हो जाएंगे, दैट इज 600, है ना। क्लियर? चलो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बताना भाई, फिर से समझा देंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट ये है नहीं। सी कह रहे हैं शॉर्ट हेयर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन एल। शॉर्ट हेयर किसकी वजह से है, डोमिनेंट जीन एल की वजह से। एंड लॉन्ग हेयर, ये शॉर्ट हेयर है, ये डोमिनेंट जीन एल है, और लॉन्ग हेयर इज ड्यू टू रिसेसिव एलील एल इन रैबिट। रैबिट के केस की बात हो रही है। अ क्रॉस बिटवीन शॉर्ट हेयर्ड फीमेल एंड लॉन्ग हेयर्ड मेल, एक क्रॉस करवाया गया शॉर्ट हेयर फीमेल में और लॉन्ग हेयर मेल में, जो कि प्रोड्यूस करेंगे 1 लॉन्ग हेयर एंड 7 शॉर्ट हेयर्ड बनीज, मतलब दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। अब सी अगर हम लोग यहाँ बात करें इनकी पहले वाले ऑप्शन की, तो इसमें क्या है मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका आप गैमेट बनाओगे तो ये क्या बनेगा, फिर क्या होगा, यही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट कौन से हैं, शॉर्ट हेयर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन, तो यहाँ पे सारे के सारे ही डोमिनेंट हो जाएंगे, पहला वाला अप्लाई नहीं होगा। दूसरी केस में अगर बात करें ये वाला केस, तो यहाँ भी अगर इनका क्रॉस करवाएं और इनके गैमेट्स बनाएं तो यहाँ भी तो यही बनेंगे जैसा पहला वाले में बने थे, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी नहीं अप्लाई होगा भाई। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे अगर गैमेट्स आप बनाओगे, ओके, तो ये और फिर ये और फिर ये बनेंगे। यहाँ पे देखो शॉर्ट और लॉन्ग हेयर बनीज दोनों फॉर्म होंगे, है ना। शॉर्ट हेयर ये होंगे, लॉन्ग हेयर्स ये होंगे। क्लियर? तो इसे करेक्टली मैच कर जाएगा। और अगर डी वाले की बात करें तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, वहां भी नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बेटा आप कॉपी पे करके चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो यू शुड आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स ए एंड बी आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग।
जीन ए और बी जो है ये नेसेसरी है नॉर्मल हियरिंग के लिए. अ डीफ मैन मैरीज अ डीफ वुमन एंड ऑल देयर चिल्ड्रन हैव नॉर्मल हियरिंग. द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर, देखो क्या हो सकता है इसमें, कंडीशन क्या हुई होगी, ये हुई होगी. ओके और एक कंडीशन ये हुई होगी. तो इसमें क्या है, देखो जो ये पेरेंट्स होंगे इनमें जीन्स ए और बी जो दोनों है ये नॉर्मल हियरिंग के लिए. अब डीफ मैन जो है उन्होंने मैरी कर लिया चिल्ड्रन से, वुमेन से, और उनके जो चिल्ड्रन हुए हैं वो नॉर्मल हियरिंग के होंगे. तो हमें जीनोटाइप बताना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा इस क्वेश्चन में. सी अब ऐसे में क्या हो सकता है, अगर ये जीनोटाइप होगा तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे और इन दोनों की वजह से हियरिंग जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ए और बी दोनों की कंडीशन है. अब आप इसका गैमेट्स बनाएंगे तो वो भी फॉर्म कर लेगा और इसकी वजह से हियरिंग जो होगी चिल्ड्रंस की वो नॉर्मल होगी. गैमेट्स बनाए तो ये बनेंगे, इसके बाद ये बनेंगे, इसके बाद ये बनेंगे और इसके बाद ये बनेंगे. ठीक है, यही कंडीशन है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. विच टू प्रोसेसेस आर बेस्ट रिप्रेजेंट बाय डायग्राम शोन बिलो. यहाँ पे दो प्रोसेस दिया गया है और उससे पूछा जा रहा है कौन सा बेस्ट है, रिप्रेजेंटेड किया हुआ है डायग्राम में. ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होने वाला है. चलिए देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, क्या ये सेक्स डिटरमाइन करने का है, ये सब सेक्स डिटरमाइन हो रहा है. तो वो क्या होगा, सिंपल चीज है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा. सी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है, जिससे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन. सो नाउ सी रिकॉम्बिनेशन एंड कोडोमिनेंस ये है नहीं, सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन यही होगा. सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा है. क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट हाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हो सकता है कंफ्यूजन. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका. कह रहे हैं इन पी प्लांट येलो सीड्स आर डोमिनेटेड टू ग्रीन. येलो सीड्स किससे डोमिनेट है, ड्यू टू ग्रीन. इफ अ हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, what ratio of yellow and green seeded plant would you expect in F1 generation? Simply यही बताना है आपको. अब अगर यहाँ पे आप इसका क्रॉस करवाओगे तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे शायद हमें 50-50 का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कुछ किए थे, है ना. देखो सही बात है, ये 50 और ये 50, तो कितना आंसर मिला, 50-50%, दैट इज 1:1 का रेशियो मिल गया हमें. चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखो 50:50 यही है, करवा के देख लो खुद ही, कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर बताना. ऐसे क्वेश्चन में जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस को करवा के देख लीजिए. अगर कोई इश्यू आता है तो यू शुड आस्क. In the F2 progeny of a dihybrid cross, the expected genotypic proportion of individual homozygous for both the dominant character will be. दोनों कैरेक्टर जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर टॉल और रेड की हम लोग बात करें तो दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट के चांसेस क्या होते हैं, ये क्या होगा, एक ही तो मिलता है हमें, 16 पूरे मिलते हैं, इसमें से जो पहला वाला मिलता है वो यही डोमिनेंट कैरेक्टर आपको मिलता है. तो क्या होगा, दैट इज 1:16. 1:16 यहाँ पे दिया हुआ है 1:16. भूल के भी आप 9:16 मत कर देना, क्योंकि सोचोगे टॉल की बात हो रही है. तो बेटा यहाँ पे क्या रहे हैं, इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होने चाहिए और इंडिविजुअल होमोजाइगस होना चाहिए. तो होमोजाइगस ये भी है, ये भी है, यही हो गए. आपस में ऐसे वाले को टॉल कंसिडर करके मत कर देना. क्लियर. चलिए गलती हो सकती है भाई, इसलिए पहले से ही बता दे रहे हैं, तो इन गलतियों से आप बच जाइए तो बढ़िया ही रहेगा. ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If a double stranded DNA consists of 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine in it? 20% साइटोसिन है तो एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा? अब अगर साइटोसिन और थाइमीन जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो ये 20% होगा, तो थाइमीन भी क्या होगा? 20% होगा. नाउ अगर बात करें एडेनिन की, तो एडेनिन कितना होगा? ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 40%. रिमेनिंग कितना बचा? 60%. 60% में दो होंगे, एडेनिन और ग्वानिन. तो एडेनिन और ग्वानिन कितने होंगे? 30%. क्या कैलकुलेट करना है बताओ? कुछ लॉजिक बस सोचना है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कितना होगा? एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा भाई? सोचो बताओ. यहाँ पे कितना होगा? 30%. ये है ना, सो दैट इज 30%. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन बीइंग इज. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ जीन्स ह्यूमंस के कितने थे? हमें जो जीन्स मिले थे वो 20,500 से 25,000 तक मिले थे, है ना? सो सी करेक्ट आंसर क्या होगा? 30,000, 80,000, 3,000, 80,000, 20,500, 3 into 10 to the power 9, 20,500. क्लियर? ये करेक्ट आंसर है. कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स, कुछ जैसे नंबर्स दिए हुए हैं तो ये बेटा आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. सी इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द चाइल्ड इज सफर्ड फ्रॉम. ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें बताना है कि ये जो चाइल्ड है ये किससे सफर है. सो सी इस पे क्या है? फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, palm crease, big and wrinkled tongue, congenital heart disease. ये सब किसके सिम्टम्स हैं बेटा? ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और ये किसके सिम्टम्स हैं? जल्दी बताइए. ये सिम्टम्स हैं आपके डाउन सिंड्रोम के. ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो सिम्टम्स दिए हुए हैं दैट इज अ डाउन सिंड्रोम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी. यहाँ पे देखो लिखा है डाउन सिंड्रोम. क्लियर? चलिए ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा. जितने मतलब ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम वाले क्वेश्चन छोड़ के मत आना वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी. दिक्कत क्या होगी? नंबर कम आ जाएंगे और क्या. अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप छोड़ दोगे. ओके. इशेरिचिया कोलाई, इसे ई कोलाई भी कहते हैं. फुल्ली डेवलप विथ नाइट्रोजन इज अलाउड टू ग्रो इन 15 नाइट्रोजन इज अलाउड टू ग्रो इन 40 नाइट्रोजन मीडियम. द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया हैव. अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में क्या होगा? जो ई कोलाई है वो फुल्ली लेबल्ड है 15 नाइट्रोजन से, उसको अलाउ किया गया है ग्रो करने के लिए 40 नाइट्रोजन मीडियम पे. जो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया के, ये क्या होंगे हमें ये बताना है. सो सी डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए. वो पेरेंट डीएनए से ही तो रिजेंबल करेगा. डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन डीएनए क्या कहीं और से आ जाएगा? कहीं और से तो आएगा नहीं. बैक्टीरिया में क्या होंगे? रिजेंबल करते हैं पेरेंट डीएनए से. सो डिफरेंट डेंसिटी बट रिजेंबल पेरेंट डीएनए. डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसका जो ग्रोइंग मीडियम है वो चेंज किया गया है. सो उससे इफेक्ट पड़ सकता है बट जो पेरेंटल डीएनए है वो तो रहेगा ही. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स है. कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? mRNA is synthesized on dash template in dash direction. mRNA के बारे में बताना है हमें कि इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है और डायरेक्शन क्या होता है ये बताना है आपको. चलिए देखते हैं ये क्या होती है. mRNA is synthesized on the DNA. DNA टेम्पलेट पे तो होती है भाई DNA टेम्पलेट, और किस डायरेक्शन में होती है अब आपको ये बताना है. सो सी ये किस डायरेक्शन में होती है? mRNA की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मिल गया. DNA और 5 प्राइम टू 3 प्राइम. DNA 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये नहीं है. tRNA और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये नहीं है. DNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम. क्लियर? ये सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग.
removal of intron and joining of axon in a defined order during transcription is called removal of intron. intron का रिमूवल हो रहा है, एक्सॉन्स की जॉइनिंग हो रही है एक डिफाइंड ऑर्डर में, ट्रांसक्रिप्शन में. इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग है, लूपिंग, इंड्यूसिंग, स्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग, स्लाइसिंग नहीं भाई, स्प्लाइसिंग. अब यहाँ पे कहीं स्लाइस ना लिखा हो, है ना, तो स्प्लाइसिंग सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, ये भी डायग्राम बेस्ड है. ओके कह रहे हैं गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन का डायग्राम है. अब देखो एक ही पेपर में लैक ओपेरॉन कितनी बार आ रहा है. मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो लैक ओपेरॉन से 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा ही पूछा है. अगर 2 नहीं पूछेगा तो 1 तो पूछेगा ही आपसे. तो बेटा लैक ओपेरॉन को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है. चलिए given below is a diagram of lac operon. Which of the following statement concerning the regulatory gene associated with the lac operon are correct? ये हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा. Clear? Now see, mRNA is transcribed from the I gene whether lactose is present or not. mRNA जो होता है ये ट्रांसक्रिप्ट होता है फ्रॉम द आई जीन, वहां पे लैक्टोज प्रेजेंट हो या नहीं उसको कोई भी मतलब नहीं होता है. अगर ऑपरेटर जीन होता तो उससे मतलब होता, बट अगर आई जीन है तो लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, इंड्यूसर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. लैक्टोज क्या काम करता है? इंड्यूसर का काम करता है. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है. नीचे पढ़ लीजिए, mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन ओनली व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट. होगा ही नहीं, इसी की तो बात लिखी हुई है, ऑपोजिट लिख दी है. mRNA is transcribed from the I gene only when lactose is not present. Lactose inhibits the translation of I gene mRNA. आपको आंसर मिल चुका है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन सी है. सेक्शन सी आ गया बेटा. सेक्शन ए, सेक्शन बी आपका फिनिश हो गया है. अब इसमें आपको देखना है एक केस स्टडी और उसके बाद 6 क्वेश्चन और मिलेंगे. ओवरऑल 12 क्वेश्चन है, करने आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, पर हम लोग पूरे 12 की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या है. सेम वैसे इसमें भी लिखा हुआ है सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 1 केस फॉलोड बाय 6 क्वेश्चन लिंक टू दीज केस. क्वेश्चन नंबर 49 to 54, 49 से 54 तक केस स्टडी दी हुई है. Beside these 6 more questions are given. इसके अलावा 6 और क्वेश्चन दिए हुए हैं. Attempt any 10 question in this section. The first attempted 10 question would be evaluated. तो जो पहले अटेम्प्ट किए हुए 10 क्वेश्चन होंगे उसी का इवैल्यूएशन होने वाला है, इसके बाद नहीं होने वाला है. चलो देखते हैं भाई क्या है. सी किसका डायग्राम है? ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है. अब चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमें ये डायग्राम देखना है और इससे रिलेटेड आंसर बताना है कि कौन सा सही है. आइडेंटिफाई लेवल सी एंड डी, ये आइडेंटिफाई करना है सी और डी. सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी ऐसा डायग्राम हो सबकी लेबलिंग कर डालिए, कोई इश्यू ही नहीं होगा. तो अगर हम लोग बात करें ए पे, तो ए पे क्या है बेटा? मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट है. बी देखो, बी पे क्या है? बी पे है मेमोरी एम्प्यूला. ओके. सी पे क्या है? सी पे है एरियोलर. डी वहां है. डी पे क्या है? डी पे है आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल, पीएमएम, पेक्टोरलिस मेजर मसल. अब बच्चा ई, ई पे क्या है? ये देखो, दैट इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है. चलो आइडेंटिफाई लेवल सी एंड डी. सी और डी हमें बताना है. तो सी क्या है? एरियोला है. और डी क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल. एरियोला यहाँ है, यहाँ है. चलो मिल गया आपको आंसर बी, एरियोला पेक्टोरलिस मेजर मसल. क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ये भी वही है केस स्टडी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बी? हमें बी का फंक्शन बताना है जो बी पे है. बी पे क्या है बच्चों? मेमोरी एम्प्यूला. अब उसका फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है. तो उसका फंक्शन क्या होता है? मिल्क रिजर्वॉयर. मिल्क को क्या करता है? स्टोर करता है और उसके बाद वो
जब बेबी सक करता है तो वो फ्लो कर देता है. सो इट एक्ट, इसका फंक्शन क्या होता है? मिल्क रिजर्वोयर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नीचे यहाँ देखिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cells called. जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ईच ब्रेस्ट के, वो डिवाइड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, जो कि कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को. इसे हम लोग क्या कहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई था ना. अब एल्वियोलाई ही जो होता है ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जिसमें जो ब्रेस्ट होता है वो डिवाइड हो जाते हैं, देखो 15 टू अलग अलग सेगमेंट्स में, मेमोरी लोब्स में, जो कि कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को. सो इट इज, यहाँ पे पूछ रहे हैं स्ट्रक्चर, मतलब ए बी सी डी ई किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर ई, ये होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द स्ट्रक्चर ई ओपन इनटू? स्ट्रक्चर ई कहाँ ओपन होता है? एल्वियोलाई कहाँ ओपन होता है बच्चों? एल्वियोलाई कहाँ ओपन होता है ये बताना है आपको. देखो मेमोरी ग्लैंड दिया हुआ, मेमोरी ट्यूबल्स दिया हुआ, मेमोरी डक्ट और ग्लैंडुलर टिश्यू. एल्वियोलाई जो ओपन होता है दैट इज ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स. जो मेमोरी ट्यूबल्स होते हैं वहां पे एल्वियोलाई, ये स्ट्रक्चर ई क्या है? एल्वियोलाई, और इसी के बारे में बात हो रही है, तो वो मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इजेक्शन ऑफ मिल्क इनटू स्ट्रक्चर ए. जो इजेक्शन होता है मिल्क का इनटू स्ट्रक्चर ए इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन? क्या है? मेमोरी डक्ट. स्ट्रक्चर ए क्या है बेटा? मेमोरी डक्ट. अब इजेक्शन ऑफ मिल्क जो होता है मेमोरी डक्ट से, वो किस हार्मोन से स्टिमुलेट होता है ये बताना है आपको. दैट इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन. प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन सब का काम नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है, वही स्टिमुलेट करता है. नेक्स्ट है, द गिवन डायग्राम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ. ये जो डायग्राम है ये किस ग्लैंड्स का मॉडिफाइड फॉर्म है आपको ये बताना है. सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड इन फीमेल. मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये मेल फीमेल में दोनों होता है, मेल में फंक्शनल नहीं होता, फीमेल में फंक्शनल होता है. दैट इज अ स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड होता है जो कि दोनों मेल और फीमेल में होता है. क्लियर? चलिए ये आपकी केस स्टडी खत्म हो गई. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है और इसको आपको करना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. कुछ ब्लड ग्रुप हैं, ABO ही होते हैं, 4 ही ब्लड ग्रुप हैं. अब इसमें कह रहे हैं ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I. ABO ब्लड ग्रुप जो होता है इसे कौन कंट्रोल करता है? जीन I. ओके, तो ये बात सही लिखी हुई है. इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील. बहुत सारे एलील होते हैं, लाइक क्या होते हैं? IA, IB और I एलील होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं. इसके बाद कह रहे हैं कोडोमिनेंस कैन बी मैनिफेस्टेड फिनोटाइपिकली इन ह्यूमन. ये नहीं होता. इट इज फॉलोड द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को भी ये फॉलो नहीं करते. इट मीन्स कि आपका फर्स्ट और सेकंड ही सही है. इस हिसाब से अगर हम लोग कोड देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका सही है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. ओके, यहाँ भी देखो डायग्राम है और इसमें ये क्या कह रहे हैं. ऑब्जर्व द क्रॉस शोन बिलो. ये क्रॉस दिया हुआ है पिंक पिंक. ये गैमेट्स बनाए गए हैं, इनकी F1 जनरेशन है. जीनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है 1:2:1. फिनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है रेड, पिंक एंड व्हाइट. क्लियर? चलिए अब हमें क्या बताना है, व्हाट डज द क्रॉस रिप्रेजेंट. इसमें ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
और ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डोमिनेंसी है वो कंप्लीट नहीं है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्टडी द गिवन टेस्ट क्रॉस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर F2 जनरेशन। हमें ये क्रॉस स्टडी करके बताना है F2 जनरेशन में क्या होगा। नाउ सी, यहाँ पे अगर देखिए तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स दिए हुए हैं, ये इनके जीनोटाइप हैं, ये F1 जनरेशन है, ये गैमेट्स हैं, और ये F2 जनरेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है डायग्राम में? चलिए नाउ अगर बात करें, ये हाइब्रिड क्रॉस है 9:3:3:1, 3:1, या हाइब्रिड क्रॉस 3:1 है, या डाई हाइब्रिड क्रॉस 12:4 है, या डाई हाइब्रिड लिंक जीन क्रॉस है 3:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी सोचना नहीं है इसमें। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ये पेरेंट्स हैं, इनके जीनोटाइप बनाए गए हैं। इसके बाद F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? ये। अगर इनका F2 जनरेशन देखा जाए तो हमें ये मिलता है। अब क्या बताना है इसमें कि ये कौन से क्रॉस है? डाई हाइब्रिड लिंक जीन क्रॉस। सी, यहाँ पे देखो ये 3:1 के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, तो क्या है ये? डाई हाइब्रिड लिंक जीन क्रॉस 3:1। क्लियर? ठीक है, चलिए सेक्शन सी वाले क्वेश्चन अभी तक मतलब हमें जितना लगा ये बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपने थोड़ी सी स्टडी की होगी ना बेटा तो बहुत इजीली कर ले जाओगे सेक्शन सी। चलो, बाकी भी टफ नहीं है, बाकी भी इजी है, डिपेंड्स ऑन यू, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। किसका डायग्राम है ये? आइडेंटिफाई एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। क्लियर? इट इज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट विच स्टार्ट इन 1990। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट हुआ था 1990 में। सही लिखा हुआ है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स को भी यूज किया गया था और ये उसका भी डेवलपमेंट हुआ था। मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोएशन। ये भी इन्वॉल्व था। मेथोडोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व थी जिसमें सीक्वेंस के टैग्स थे, एनोटेशंस इन्वॉल्व हुए थे। इसके बाद इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंसेस। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब सीक्वेंसिंग की गई थी तो इसमें कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट्स, इनके बारे में भी स्टडी हुई थी और उनके भी डाटा को कलेक्ट किया गया था। सो जो लास्ट वन दिया हुआ है ये करेक्ट होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं बेटा, करेक्ट नहीं। सो इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या है? ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है और क्या कह रहे हैं? Which is A and B in the given diagram? हमें डायग्राम में से A और B बताना है कि क्या होगा। किसका डायग्राम है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो A और B क्या है? क्या है बच्चों? ये देखो, ये A है और ये B है। A की अगर बात करें दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर। अच्छा अब बताओ B क्या है? B जो है दैट इज डीएनए हेलिकेज। वो हेलिकेज होता है, यहीं से चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। मेनली चेंजेस तो यहीं से होना शुरू हो जाता है जब उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तभी। सो आरएनए प्राइमर एंड डीएनए हेलिकेज, ये मिला आपको। ये कह रहे हैं आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे कह रहे हैं डीएनए हेलिकेज है, यहाँ पे आरएनए हेलिकेज है। ये क्या है? डीएनए हेलिकेज है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए भाई, सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मेंशन है बेटा, वहां से भी आप देख सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, और इसमें क्या कह रहे हैं? विच ऑप्शन शोज करेक्टली लेबल्ड रीजन इन द गिवन डायग्राम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन?
करेक्टली लेबल रीजन बताना है हमें इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का। देखो ये दिया है ए, ये दिया है सी, ये दिया है बी। लेबलिंग कहाँ करेक्टली है? सी पे है, लैगिंग पे। ए और बी पे भी कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्टली लेबल है ये आपको बताना है। सी इज द करेक्टली, सो वहाँ पे लैगिंग स्टैंड है और आपका ऑप्शन बी जो है ओनली सी, यही करेक्ट है। क्लियर? तो भाई ये पेपर आपका फिनिश हो गया, जो कि सैंपल पेपर नंबर 9 था। अब आपके पास बचा है एक और सैंपल पेपर, जिसे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प लगी। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।